बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अर्थ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर्स एंड अर्थ की टोटल फिजिकल डिवीजन, यानी अर्थ के कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो वैसे साइंटिस्ट का बिलीफ है दैट अर्थ इज कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप ऑफ स्फेयर्स। लेकिन मेरा मानना ये कि इन तीन स्फेयर्स की फर्दर दो और डिविजन्स भी हैं, तो ऑलमोस्ट अर्थ 3 या 5 हिस्सों पे डिपेंडेंट होती है। पहला हिस्सा अर्थ का जो होता है वो उसके अराउंड एक गैसोस इन्वेलप होता है, जो हम अक्सर अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ के सराउंड करता है, ठीक है। उसके बाद अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है पानी का हिस्सा, जिसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, और तीसरी चीज खुश्की का हिस्सा, जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर की फिर फर्दर दो और डिविजन्स हैं, यानी जो लिथोस्फेयर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसपे हम चलते फिरते हैं, बिल्डिंग्स तामीर करते हैं, नबातात यानी जिसपे हमें प्लांट्स नजर आते हैं, फॉरेस्ट नजर आते हैं, हाई क्लिफ्स नजर आती हैं, माउंटेन्स नजर आती हैं, सहरा नजर आते हैं, ये पूरे का पूरा जो अपर स्ट्रक्चर है, इसको नॉर्मली क्रस्ट कहा जाता है। और क्रस्ट की भी फिर फर्दर दो टाइप्स होती हैं। इसके बाद फिर जो पोर्शन आता है उसको मेंटल कहते हैं। मेंटल की भी दो टाइप्स होती हैं, दो हिस्से, दो डिविजन्स होती हैं। और उसके बाद कोर, यानी जो इनर मोस्ट सेंटर या न्यूक्लियस ऑफ द अर्थ, जो सेंट्रल एक एरिया होता है, उसको कोर कहते हैं। और इसकी भी फिर फर्दर दो डिवीजन है, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो अर्थ की डिवीजन है, अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो लिथोस्फेयर है, पहले हम फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मैं आपको एटमॉस्फेयर और उसकी कंपोजिशन बताता हूँ। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसकी तीन डिवीजन की गई हैं। एक क्रस्ट है, एक मेंटल है, और एक कोर है। अगर डिटेल में देखा जाए तो जो जमीन का लिथोस्फेरिक एरिया है, जो कि खुश्की का एरिया है, ये ऑलमोस्ट 2.7 एवरेज डेंसिटी होती है। और ये को 11 डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है लिथोस्फेयर। इसमें जो सबसे ज्यादा तादाद में या अमाउंट में अबंडेंट एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, दैट इज 46.60%। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन देखें तो एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो अर्थ में कैसे पाई जाती है ऑक्सीजन? क्योंकि हम अर्थ की सरफेस की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सरफेस से ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो एनवायरनमेंट आएगा, यानी एटमॉस्फेयर आएगा। तो उसकी कंपोजिशन अलग है, इसकी कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स अलग है। और उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम पाई जाती है 3.6%, सिलिकॉन पाया जाता है ऑलमोस्ट 27.8%, एल्यूमिनियम 8% पाया जाता है, आयरन 5% पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है 2.8% यानी ऑलमोस्ट 3%, पोटाशियम 2.5%, मैग्नीशियम 2.09%, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस और इस तरह के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये ऑलमोस्ट 1% पाए जाते हैं अर्थ में। ये तो इसका ओवरऑल है। अब जो लिथोस्फेयर है, क्योंकि मैंने आपको इसकी डिवीजन बताई कि इसके तीन मेजर एरियाज है, क्रस्ट है, एक मेंटल है और एक कोर है। फिर हर एक तीन मेजर एरियाज की दो दो डिवीजन है। तो जो अर्थ का पहला एरिया जिसपे हम मौजूद होते हैं, या आपको जंगल, नबातात, जानवर सब लोग नजर आते हैं जिस एरिया पे, जो अपर लेयर, अपर मोस्ट लेयर है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। अब क्रस्ट को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो क्रस्ट के दो नाम बनते हैं। एक को बोलते हैं अपर क्रस्ट और सियालिक क्रस्ट, SIALIC, सियालिक क्रस्ट। ये कौन सी चीज है? हमने अक्सर देखा होगा कि जो समंदर है, समंदर अगर उसके साथ उसका साहिल यानी कोस्टल एरिया देखा जाए, तो साहिल से जितना आगे की तरफ समंदर के बीच में जाते हैं तो डेप्थ इंक्रीज करती जाती है। इसका मतलब है वो जो खुश्की का एरिया है, जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, जो पहाड़ों से और चट्टानों से बना होता है, वो नीचे तक उसकी डेप्थ होती है। तो जो कॉन्टिनेंट का जितना भी एरिया है जहां पर ये बर्रे आजम फिजिकली हमें एपरेंटली नजर आते हैं, ये सियालिक क्रस्ट कहलाते हैं।
इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज अबाउट 2.7%, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एवरेज डेंसिटी अर्थ की है या लिथोस्फेयर की, सॉरी, एवरेज डेंसिटी खुश्की के एरिया की, वो सियालिक क्रस्ट की वजह से है। सियालिक क्रस्ट के जो नीचे वाला एरिया है इसको सेमेटिक और लोअर क्रस्ट कहते हैं। ये ऑलमोस्ट जो हमारे 8,000 मीटर जमीन नीचे की तरफ जब जाती है, जिसको 8 किलोमीटर नीचे कहते हैं, तो ये सियालिक क्रस्ट खत्म हो जाती है और स्मेटिक क्रस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो स्मेटिक क्रस्ट क्या बनाती है? ऑलमोस्ट सी बेड एरियाज, जितने भी हमारे समंदर हैं, इनको भी अगर डेप्थ में देखा जाए तो इनके नीचे भी फ्लोर मिलता है, जिसको सी बेड कहते हैं। तो जो सी बेड एरिया है ये स्मेटिक क्रस्ट से बना होता है। नॉर्मली ओशन बेसन्स इनको कहते हैं। डार्कर हैवियर इग्नियस रॉक से बने होते हैं और इनको गैब्रो और बेसाल्ट कहा जाता है और इनकी एवरेज डेंसिटी अबाउट 3 इनका एक वैल्यू आती है। अच्छा, एक चीज और भी याद रखिएगा, जो कि हमारा सियालिक क्रस्ट है ना, वो भी दो किस्म की रॉक से बनी होती है, एक इग्नियस रॉक होती है, एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक हो गया? जब इंशाल्लाह रॉक्स का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं आपको डिवीजन बता दूंगा। बेसिकली 3 किस्म की दुनिया में रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं। एक तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, एक इग्नियस रॉक्स होती हैं और एक अमॉर्फस रॉक्स होती हैं। ठीक हो गया? इन रॉक्स की फर्दर डिवीजन क्या है, ये बनती कैसे हैं, इसकी सिंपली आर्ग्यूमेंट ये है कि जितने भी दुनिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, आतिशफशा फटते हैं, उनके ठंडे होने के बाद हमें अक्सर रॉक्स नजर आती हैं और पहाड़ चट्टाने नजर आती हैं, उनको इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस इग्निशन से निकला है, ठीक है? और सेडिमेंट टुकड़ों से निकला है। जितना भी समंदर के करीब आप देखते हैं ना, नमक इकट्ठा हो जाता है साहिल पे और इस किस्म के डिफरेंट एलिमेंट्स जिसके अभी हमने जिक्र किया, ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो 1000 साल गुजरने के बाद फिर उनसे मार्जे वजूद में आने वाली रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, जो सेडिमेंट से बनती है। अच्छा जी, ये तो था हमारा लिथोस्फेयर का अपर पोर्शन, जो कि क्रस्ट है, सियालिक और स्मेटिक क्रस्ट हमने समझ ली। इसके बाद जो नीचे वाला एरिया आता है उसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल की भी 2 डिवीजन है। आप अंदाजा लगा लें कि ऑलमोस्ट अगर हम जमीन क्रस्ट से, जिस जगह पे हम अभी मौजूद हैं, इससे अगर हम डेप्थ में जाते हैं और ऑलमोस्ट वो 15 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं, यानी 15 किलोमीटर का मतलब है कि ऑलमोस्ट 15,000 मीटर बनता है। ठीक है? यानी 1 किलोमीटर 1,000 मीटर बनता है। तो 15,000 मीटर नीचे जाने के बाद जो स्मेटिक क्रस्ट है उसका एरिया भी खत्म हो जाता है। जो अगला एरिया शुरू होता है जमीन का 15,000 मीटर के बाद, उसको हम बोलते हैं अपर मेंटल। क्या बोलते हैं? अपर मेंटल। अच्छा, ये जो अपर मेंटल है ये थिक शेल्स होते हैं। ठीक हो गया? और इनके इनर जो अपर मेंटल का जो पोर्शन होता है, उसके नीचे वाला जो एरिया होता है वो इतना थिक नहीं होता। पहले मैं अपर मेंटल आपको बता दूं कि जो मेंटल है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रस्ट टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर। अंदाजा लगा लें जमीन कितनी ज्यादा डेंस और कितनी ज्यादा इसकी जो समझ लें इसका अंदर से वो डायामीटर कितना ज्यादा डेंस है, कि अगर आप ऊपर से जाएं, ये अगर आप अर्थ है इसका क्रॉस सेक्शन करें, तो अगर आप इसको देखें तो यहां से लेके यहां तक कोई ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर पे क्रस्ट खत्म हो गई और मेंटल यहां से शुरू होगा और 29 किलोमीटर नीचे आपको जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद कोर स्टार्ट होता है और ये एक तरफ से कोर तक जाने का रेडियस है। तो इतना ही रेडियस दूसरी तरफ से अगर आप देख लें तो ये दोनों डायामीटर बनते हैं। तो कितना ज्यादा डायामीटर होता है अर्थ का अंदर से, कितनी ज्यादा मोटी है अर्थ। अच्छा जी, except for the zone known as asthenosphere, it is solid and its density increases with depth, ranges from 3.3 to 6. The upper mantle is composed of iron and magnesium silicates as typified by the mineral olivine. अच्छा, उसके बाद the lower part may consist of mixture of oxides of magnesium, silicon and iron. होता क्या है कि जितना आप अर्थ में नीचे की तरफ अंदर से उसके क्रस्ट से नीचे जाना शुरू करते हैं, तो 15 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है वो अपर मेंटल का स्टार्ट हो जाता है। ये अपर मेंटल का जितना एरिया है ना, यहीं पर डजन्स ऑफ प्लेट्स पाई जाती हैं जमीन की, जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिज्म की एक एक्टिविटी होती है।
वो प्लेट्स जब हिलती हैं तो सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं और अर्थक्वेक आने के चांसेस बन जाते हैं। ये जो अपर पोर्शन मेंटल का है ना, ये रिलेटिवली थिकर पोर्शन होता है, सख्त होता है, हार्ड होता है। और हमने चूंकि अभी डिस्कस कर लिया कि इस एरिया में आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट्स टाइप की बहुत सी, या मैग्नीशियम इटसेल्फ भी पाया जाता है, तो ये बड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन ये जो हार्ड पोर्शन है ना, ये ऑलमोस्ट फर्दर 700 किलोमीटर अगर और नीचे जाएं तो इसका जो सेकंड पार्ट आता है जिसको लोअर मेंटल कहते हैं, वहां पर बड़ा डेंस किस्म का बट मोल्टेड रॉक्स पड़ी होती हैं। यानी नीचे जितना अर्थ में जाते जाएंगे टेम्परेचर हाई होता जाएगा, हाई से हाईएस्ट होता जाएगा, और हर चीज उसके नीचे मोल्टन होती है। वो जो मोल्टन रॉक्स होती हैं जो नीचे चली जाती हैं, बेसिकली उसी से फॉसिल फ्यूल भी प्रोड्यूस होता है। जो भी चीजें जमीन के अंदर जाती हैं, इटसेल्फ एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वो नीचे जाती जाती हैं, चलती जाती है, चलती जाती है, तो एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है। और ऑलमोस्ट ये जो हम फर्दर 700 किलोमीटर मेंटल में ही नीचे जाते हैं, तो जो नीचे वाला पोर्शन लोअर मेंटल का स्टार्ट हो जाता है, इस एरिया को चूंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉल्टन रॉक्स और हर किस्म की चीज जो है वो पिघली हुई हालत में होती है, लेकिन काफी थिक मोल्टन रॉक होती है। वो ये नहीं होती लिक्विड फॉर्म में हो, वो थिक डेंस होती है, और उसको मैग्मा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी साइंस में, वॉल्केनिक इरप्शन। बेसिकली होता यह है कि यही मैग्मा जब नीचे गैसें पैदा होती हैं इसी एरिया में, तो ये अपना रास्ता बनाता हुआ, सुराख करता हुआ ऊपर की तरफ गैसें निकलती हैं, प्रेशर बनता है जमीन के नीचे से। और वो जो 700 किलोमीटर अपर मेंटल का एरिया, वो जब जैसे ये क्रॉस करता है तो क्रस्ट के पास से आके फट जाता है। जब ये फटता है तो उसको हम कहते हैं वॉल्केनो इरप्ट कर गया। अब यही मोल्टन मैग्मा जब उस वॉल्केनो से बाहर निकल रहा होगा, गर्म लावा बाहर मैग्मा निकल रहा होगा, तो अब उसको मैग्मा नहीं कहेंगे। जैसे ही वो जमीन की क्रस्ट फाड़ के वॉल्केनो से यानी आतिशबाजी से बाहर फटता है, बाहर आता है, तो फिर उसको लावा कहते हैं। जब तक वो जमीन में मेंटल के लोअर पोर्शन में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। इस मैग्मा से जितना नीचे की तरफ जाएंगे, ऑलमोस्ट जिस तरह हमने बताया कि जो मेंटल है इसकी जो डेप्थ होती है तकरीबन 2900 किलोमीटर होती है, तो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल 600-700 किलोमीटर होता है, और उसके बाद से आपकी ये मोल्टन रॉक्स और मोल्टन मटेरियल हमें अर्थ के नीचे मिलता है। ये ऑलमोस्ट फिर बन जाएगा कि 2000-2100-2200 किलोमीटर, और ये सारा पोर्शन यही होता है अर्थ के, ठीक है, और रिवॉल्व कर रहा होता है, ये कोर के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। ये जितना नीचे की तरफ आप चलते चले जाएंगे, ये जो थिक मोल्टन मैग्मा है ये और ज्यादा लिक्विफाइड होता जाएगा, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता जाएगा, और ये जाके अपर पोर्शन ऑफ कोर पे रुक जाता है। इस पर रुक जाता है अपर पोर्शन, यानी एक गोल सा सर्कल है मैग्नेट की तरह जमीन के सेंटर में, जिसको कोर कहते हैं, और उसका जो अपर पोर्शन है यानी आउटर कोर जिसको कहते हैं, वहां जाके ये रुक जाता है। Seismological research has shown that the core has an outer shell about 2225 किलोमीटर thick with an average density of 10। यानी जो आउटर कोर है, जो कोर का आउटर पोर्शन है जहां मैग्मा जहां तक पहुंचा, या जिसको लोअर मेंटल जहां पे जाके खत्म हुआ जमीन का हिस्सा, वो बेसिकली उसकी डेंसिटी और ज्यादा हो गई। आप अंदाजा लगाएं कि क्रस्ट की डेंसिटी 2.7 है, उसके नीचे आप आते हैं मेंटल की डेंसिटी ज्यादा हुई, उसके बाद आप जब कोर में आए तो और ज्यादा डेंस और थिक हो गया। द शेल इज प्रोबेबली रिजिड। स्टडीज शो दैट इट्स आउटर सरफेस हैज depressions and peaks, the later forming where warm material rises. In contrast, the inner core which has a radius of about 1275 किलोमीटर, तो आउटर रॉक रिजिड होगा, सख्त होगा, कोर के ऊपर वाला सारा हिस्सा जो लोअर मेंटल का था वो मोल्टन मैग्मा था वहां पर। अब फिर सख्त हिस्सा आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका हाई होता है। इसके जो इनर वाला पोर्शन है, अब ये वाला एरिया जो आउटर कोर का है, ये 2225 किलोमीटर होता है, यानी और ज्यादा आप देख लें इतनी बड़ी लेयर होगी 2225 किलोमीटर की। जो इनर पोर्शन कोर का होगा ये ऑलमोस्ट 1275 किलोमीटर है, सॉलिड है। बोथ कोर लेयर्स आर thought to consist of largely of iron with a small percentage of nickel and other elements. Temperature in the inner core may be as high as 6650 degree Celsius यानी डिग्री सेंटीग्रेड,
और Celsius and 12,000 degree Fahrenheit, and the average density is estimated to be 13। यानी जितना आप जमीन में नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि जो जमीन का टोटल हुजम है, मैस है, वो बेसिकली मेंटल और कोर की कंपोजिशन की वजह से। ठीक हो गया जी। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि फ्लो ऑफ हीट कैसे होती है। अक्सर हमने एक रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा होता है जिसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, जमीन से एनर्जी पैदा करना। उसमें क्या करते हैं, पाइप डालते हैं और जमीन में एक बड़ा होल करना शुरू कर देते हैं, करना शुरू, वो जितना नीचे चला जाता है वो होल होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और फिर उस पाइप में पानी फेंकते हैं। अगर उसके दूसरे एरिया से जो पाइप ऐसे होल करके दूसरी तरफ से बाहर जमीन पे निकाला जाता है, भाप आ जाए तो ये पता चल जाता है कि जमीन के गर्म वाले एरिया में चले गए हैं। तो उस पाइप से फिर जो पानी फेंकते हैं, दूसरी तरफ से भाप आती है, उस भाप के आगे टरबाइन लगा दी जाती है, तो उससे जियोथर्मल एनर्जी पैदा होती है। इसका मतलब हम बेसिकली एक बहुत बड़े एटम बॉम्ब के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। जमीन इटसेल्फ, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जमीन की, या जिसको ग्रेविटी कहते हैं, ये इस डेंस और हॉट और मॉल्टन और उसके बाद सॉलिड जो इनर कोर है उसकी वजह से, और जिसकी वजह से जमीन हर चीज को ग्रेविटी में अपनी तरफ पुल करती है, मकनातीसी ताकत पैदा करती है, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पुल भी कहा जाता है। वो कहता है जी इसमें हीट फ्लो कैसे होता है। इंटेंस हीट फ्रॉम द इनर कोर इज कॉन्टिन्यूसली रेडिएटेड आउटवर्ड थ्रू द सेवरल concentric shells that form the solid portion of the planet. The source of this heat is though to be energy released by the radioactive decay of the uranium and other radioactive elements. Convection currents within the mantle transfer most of the heat energy from deep within the earth to the surface and are driving force behind the continental drift. Convective flow supplies hot molten rock to the worldwide system of mid-ocean ridges and feeds the lava that erupts from the। वो कहता है ये जो हीट है ये बेसिकली ज्यादातर कन्वेक्शन की वजह से और रेडिएशन की वजह से, शुआओं की वजह से जमीन से ऊपर ऊपर की तरफ आती है। और अगर हम कुरान पाक की एक आयत का मुताला करें जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जो कोर है, अगर ये अपर कोर 2250 किलोमीटर इसकी लेयर की विड्थ ना हो और इसकी डेप्थ इतनी ना हो, और इनर कोर की 1275 किलोमीटर ना हो, और इसके ऊपर जो मोल्टन एरिया है उसके ऊपर फिर हार्ड एरिया है, उसके ऊपर फिर सेमेटिक क्रस्ट है, उसके ऊपर फिर सियालिक क्रस्ट है, और उसके ऊपर लाइफ है, यानी हम हैं, जानवर हैं, हयात है, पौधे हैं। तो ये देखने के पूरे निजाम का क्या हाल हो जाए, यानी सेकंड्स में एक ब्लास्ट हो और हर चीज वेटलेसनेस में चली जाए। कुरान की एक आयत है ना, अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मलकारिया, जो पहाड़ हैं वो रूई के गोलों जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इनर पोर्शन में वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगी, वो जो ग्रेविटेशनल पुल है जिसने हर चीज को खींचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से जमीन अपने इर्द गिर्द रोटेट भी करती है, और फिर जो बड़ी ग्रेविटी है यानी सन की ग्रेविटी है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व भी करती है। अब दूसरा पोर्शन देखते हैं जी, अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है। तो ये मैं चूंकि आपको पहले एक दफा बता भी चुका हूं, आज इसकी लेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो एटमॉस्फेयर है ना, ये गैसवस एनवेलप है अराउंड द अर्थ, जिसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है, तो 78% है ऑलमोस्ट, ऑक्सीजन 21% है, आर्गॉन 0.9 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है, और बाकी डिफरेंट किस्म के वाटर वेपर्स और बहुत सी और गैसें यहाँ पर मौजूद होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन है। वो कहता है एटमॉस्फेयर जो है वो मेजरली 5 लेयर्स पे डिवाइडेड है। जमीन की जो ऊपर वाली पोर्शन है सियालिक क्रस्ट, यहाँ पे हम मौजूद हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती है, इससे ऊपर की तरफ जो 10 से 11 किलोमीटर हाइट है, जमीन से ऊपर की तरफ 11 किलोमीटर हाइट या 11,000 मीटर हाइट तक, ये पहली लेयर मानी जाती है, और इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो ट्रोपोस्फेयर है ये 11 से 16 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, और मोस्टली जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो इसी लेयर में पाए जाते हैं। इससे जो ऊपर वाली लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और ये
12-15 किलोमीटर जो जमीन से ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फेयर है, जब वो खत्म होती है तो वहां से एक्सटेंड करती है 50 किलोमीटर तक। यानी जमीन से ऊपर अगर 50 किलोमीटर तक देखा जाए तो पहली लेयर 11 से 15 किलोमीटर में ट्रोपोस्फेयर और दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर आएगी। स्ट्रेटोस्फेयर में नॉर्मली हमने देखा होगा कि जितने भी हमारे एरोप्लेन्स हैं और ये जो फाइटर जेट्स और बाकी चीजें ये पाई जाती हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर भी पाई जाती है, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर करके जमीन की तरफ भेजती है। इसके जो ऊपर वाला एरिया है इसको बोलते हैं 50 से 90 किलोमीटर का जो अब ऊपर की तरफ एरिया रह जाता है, इसको बोलते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में एक और ट्रांजिशन आती है कि एकदम जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, कम हो जाता है। यानी 50 से 80 किलोमीटर के दरमियान की जो रेंज है, यहाँ टेम्परेचर इंतहाई कम हो जाता है जमीन से ऊंचाई पे। 50 किलोमीटर तक मॉडरेट रहता है। 50 से 80 किलोमीटर के दरमियान जो मीजोस्फेयर है, इससे ऊपर जितना भी एरिया है वो ऑलमोस्ट आप समझ लें 90 किलोमीटर से और ऊपर 1100 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर तक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक जो एरिया जाता है, वहां पर हर चीज आयोनाइज हो जाती है। रेडियो वेव्स भी पाई जाती हैं, माइक्रोवेव्स भी पाई जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी पाए जाते हैं। और इस आयोनाइजेशन की वजह से ये वाला जो एरिया है इसमें एक्सट्रीम लेवल की हीट होती है, क्योंकि सोलर विंड, सोलर की स्वाएं, बाकी तमाम चीजें इस आयोनाइजेशन से गुजर के जमीन तक पहुंचती हैं, काफी हद तक फिल्टर भी होती हैं। और इसी पूरे के पूरे सिस्टम में हमारा फिर टेलीकम्युनिकेशन और सारा मवासलाती निज़ाम, लाइव कवरेज और तमाम चीजें इसी से आज के दौर में जुड़ी हुई हैं। नहीं जी, ये था आज हमारा अर्थ और अर्थ के इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट। होप कि आज का जो ये लेक्चर है ये विद रेफरेंस टू सब्जेक्टिव देख लें या विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव, इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके बन सकते हैं और काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर देखेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। नेक्स्ट हम ना इंशाल्लाह रॉक्स के ऊपर कर लेंगे, क्योंकि रॉक्स में से बाज का सवाल आ जाते हैं और इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।